हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने मिलन थॉमसन रचना विधि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे और एग्जाम की दृष्टि से जो आने वाले क्वेश्चन हैं उनको भी किए थे। आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन ऐसे करने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर अगला। लिखो आगे क्वेश्चन। यदि एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी जेड का विश्लेषिक फलन है, जेड का विश्लेषिक फलन है तथा u माइनस वी का निम्न मान हो तो एफ जेड का मान जेड के पदों में ज्ञात कीजिए। जेड के पदों में ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। तो u माइनस वी का मान क्या है अपने पास, क्या दिया हुआ है, ए की पावर वाई माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस एक्स, कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस एक्स। ये आपको ने को क्वेश्चन दे रखा है। यदि एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा वी जेड का विश्लेषिक फलन है तथा u माइनस वी का निम्न मान हो तो एफ जेड का मान जेड के पदों में ज्ञात कीजिए। u माइनस वी इक्वल टू e की पावर वाई माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस एक्स। अब देखो, हमने प्रीवियस जो वीडियो था उस प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, इस प्रकार के क्वेश्चन अपने किए थे। ठीक है, तो इस प्रकार का जो ये क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। आपके 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेम क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चनों का एक ही तरीका है और उनका उसका जो तरीका हमने देखा था, एक बार वापस से इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ। देखो क्या प्रोसेस थी। सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है कि ये आपको जो मान दिया है वो आपको u दिया है या v दिया है। सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है कि आपको जो मान दिया हुआ है वो आपको u दिया है या v दिया है। ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होती है, एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा वी लिखते हैं, फिर दोनों तरफ आयोटा से गुणा करते हैं, फिर पहली समीकरण को दूसरे समीकरण को ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद में वास्तविक भाग में वास्तविक भाग जुड़ जाता है और काल्पनिक भाग में काल्पनिक भाग, मतलब रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि आपको u प्लस वी वाला पार्ट दिया हुआ है या u माइनस वी वाला पार्ट दिया हुआ है। तो जो पार्ट अपने को दिया होगा उसके अकॉर्डिंग अपन देख लेंगे कि अपने को कौन सा मान दिया है। फिर हम क्या करेंगे, यदि u देगा तब मिलन थॉमसन रचना विधि का जो फॉर्मूला है u के हिसाब से वो लगाएंगे, और v यदि दिया हो तो अपन मिलन थॉमसन रचना विधि में क्या फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे। ठीक है, अब आप देखो मिलन थॉमसन रचना विधि एक बार वापस से रिवाइज करा देता हूं जिससे कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो मिलन थॉमसन रचना विधि क्या थी अपने पास, मिलने थॉमसन रचना विधि तो देखो, मिलने थॉमसन रचना विधि क्या कहती है कि यदि u दिया हो आपको ux, y दिया है और एक बार आपको क्या देगा vx, y दिया हो, या तो आपको ux, y दिया हो या आपको vx, y दिया हो। यदि ux, y दिया हुआ है तब आप सबसे पहला काम क्या करोगे, डेल u अपॉन डेल x निकालेंगे और उसको क्या नाम दोगे, फाई x, y। क्या नाम दोगे, फाई x, y। फिर अपन क्या करेंगे, डेल u अपॉन डेल y निकालेंगे और उसको नाम क्या देंगे, साई x, y। ठीक है,
फाइव एक्स कोमा वाई में क्या करेंगे कि एक्स के स्थान पर जेड रखेंगे और वाई के स्थान पर क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। फाइव एक्स कोमा वाई में एक्स के स्थान पर जेड रखेंगे और वाई के स्थान पर क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे और उसका मान निकालेंगे। ठीक है, इसमें एक्स के स्थान पर जेड और वाई के स्थान पर जीरो रखेंगे तो साइन जेड कोमा जीरो निकालेंगे। यहाँ तक क्लियर सब बच्चों को। अब आगे देखो, तब एफ जेड का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, फाइव जेड कोमा जीरो माइनस आयोटा साइन जेड कोमा जीरो इंटू में डी जेड प्लस सी। आपको क्या कर देना है, जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देना है। फाइव जेड कोमा जीरो माइनस आयोटा साइन जेड कोमा जीरो और इंटू में डी जेड, मतलब जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, यदि मान लो वी एक्स कोमा वाई दिया हो तब डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालेंगे और डेल वी अपॉन डेल वाई निकालेंगे। ठीक है, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स को क्या नाम देंगे बताओ, एच एक्स कोमा वाई, और इसको क्या नाम देंगे, जी एक्स कोमा वाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर क्या करेंगे, एच में अपन क्या करेंगे, एक्स के स्थान पर जेड और वाई के स्थान पर जीरो रखेंगे और उसमें जी में भी क्या करेंगे, जेड कोमा जीरो को निकालेंगे। तब एफ जेड का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, जी जेड कोमा जीरो प्लस आयोटा एच जेड कोमा जीरो इंटू डी जेड प्लस सी। इसमें ध्यान रखना, फाइव जेड कोमा जीरो में से आयोटा साइन जेड कोमा जीरो घटता है और इसमें क्या होता है, जी जेड कोमा जीरो प्लस में आयोटा एच जेड कोमा जीरो ऐड होता है। ठीक है, ये दोनों का फॉर्मूला होता है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन दिया है उसमें अपन पहले फाइंड करेंगे कि क्या दिया हुआ है, u या v दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन इनसे मान निकालेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन 4 क्वेश्चन थे सेम सेम, ऐसे जो क्वेश्चन है सेम सेम 4 है, तो उसमें क्या है, 2 तो आपके एग्जाम्पल है और 2 आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इनको अच्छे से करके चले जाना, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुए हैं और बहुत बार आपको ये क्वेश्चन सीधे सेम, देखो क्वेश्चन सेम टू सेम। कॉलेज में ये नहीं कि क्वेश्चन बनाए जाते हैं, क्वेश्चन नहीं बनाए जाते हैं कॉलेज में, आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन का ये क्वेश्चन ही आएगा। ऐसे नहीं कि बनाकर क्वेश्चन आते हैं, बनाकर क्वेश्चन आपके 11th-12th में आते हैं और उसमें भी बहुत रेयर केस में देते हैं, क्योंकि बनाते हैं ना तो एग्जामिनर को क्या करना होता है, सॉल्यूशन भी देना होता है साथ में, तो इसलिए इतना मतलब कोई मेहनत करता नहीं है कि भाई क्वेश्चन बनाओ फिर उसका सॉल्यूशन बनाओ। इसलिए क्या करते हैं, बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाते हैं और वही एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं, एक बार वापस देख लेते हैं अपन, है ना। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एफ जेड बराबर, चूंकि एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी, दोनों तरफ आयोटा से गुणा करने पर आयोटा एफ जेड इक्वल टू आयोटा यू माइनस वी, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 1 प्लस आयोटा एफ जेड इक्वल टू, वास्तविक भाग में वास्तविक भाग, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड। तो ये हो जाएगा आपके पास u माइनस वी प्लस आयोटा u प्लस वी। ठीक है, फिर यहाँ से इसको क्या नाम दे देंगे, कैपिटल एफ जेड इक्वल टू, इसको क्या नाम दे देंगे, कैपिटल u प्लस ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको क्या नाम दे देंगे, कैपिटल v, जहाँ एफ जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एफ जेड और u माइनस वी के स्थान पर u हो जाएगा और v के स्थान पर क्या हो जाएगा, u प्लस वी। अब देखो आपको क्या दे रखा है, u माइनस वी दे रखा है, तो u माइनस वी किसका मान दे रखा है, u का, तो ये हो जाएगा यहाँ से u का मान गिवन है अपने को। ठीक है, तो देखो u इक्वल टू e की पावर y माइनस कोस एक्स प्लस
साइन एक्स अपॉन कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस साइन एक्स, सॉरी कोस एक्स है, ठीक है। तो e की पावर वाई माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस एक्स, ठीक है। अब देखो क्या करना है अपने को, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, e की पावर वाई का मान लिखना है और ये सेम टू सेम रखनी है। तो बताओ देखो क्या होता है, अपन जानते हैं कि कोस हाइपरबोलिक वाई बराबर क्या होता है, ए की पावर वाई प्लस ए की पावर माइनस वाई अपॉन में 2 होता है, बीच में प्लस का साइन आता है। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 2 कोस हाइपरबोलिक वाई इक्वल टू ए की पावर वाई प्लस ए की पावर माइनस वाई। इसी प्रकार साइन हाइपरबोलिक वाई क्या होता है, ए की पावर वाई माइनस ए की पावर माइनस वाई अपॉन में 2। तो यहाँ से 2 साइन हाइपरबोलिक वाई इक्वल टू ए की पावर वाई माइनस ए की पावर माइनस वाई। अब आपको मान किसका निकालना है, ए की पावर वाई का मान निकालना है। तो क्या करोगे बताओ, इन इक्वेशन को ऐड कर देंगे, दोनों को, इन दोनों समीकरण को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तब क्या हो जाएगा, ये वाला पद तो कैंसिल आउट और ये वाला पद बच जाएगा। तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 कॉमन आ जाएगा, कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई इक्वल टू 2 ई की पावर वाई। अपने को ई की पावर वाई का मान निकालना है, तो कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई इक्वल टू ई की पावर वाई, ये अपना मान आ जाएगा। ये यहाँ पे क्या रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे इसको मान, ठीक है। ए की पावर वाई के बराबर क्या रख देंगे, कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई, इस समीकरण में। अब u बराबर क्या हो जाएगा, ए की पावर वाई के सामने लिख देंगे कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस एक्स, ठीक है। ये यहाँ तक आपके क्लियर है शायद, है ना, सभी बच्चों के क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो कोस हाइपरबोलिक माइनस कोस एक्स, इस दोनों को क्या रख देंगे, साथ रख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और इन दोनों को क्या रख देंगे, साथ रख देंगे। तो साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन एक्स अपॉन कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस एक्स, यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा u। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों में भाग लगा देंगे, इसमें इसका भाग लगाएंगे तो 1 आ जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप आगे देखो, u बराबर अलग अलग लिख देंगे, कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस एक्स अपॉन कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स या साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन एक्स अपॉन में कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस एक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबके। आगे देखो u बराबर यहाँ पे क्या मिलेगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन एक्स अपॉन कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस एक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब क्या करना है, अपने पास u का मान आ गया, तो u का मान आते ही अपने को क्या लगाना है, मिलने टॉमसन रचना विधि। और मिलने टॉमसन रचना विधि में सबसे पहले डेल u अपॉन डेल एक्स निकालो और डेल u अपॉन डेल वाई निकालो। एक को फाई एक्स कोमा वाई नाम दो, एक को साई एक्स कोमा वाई नाम दो, फिर आगे की प्रोसेस करते हैं। तो देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना आएगा, इसका सबसे पहले 1 का अवकलन क्या होगा, आंशिक अवकलन करना है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका 1 क्या हो जाएगा 0 और इसका क्या हो जाएगा बताओ, नीचे वाले का होल स्क्वायर नीचे वाला ऐसा कैसा
ऊपर वाले का अवकलन बताओ, साइन हाइपरबोलिक वाई का क्या हो जाएगा एक्स के सापेक्ष 0 और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स माइनस ऊपर वाला ऐसा कैसा और नीचे वाले का अवकलन, इसका अवकलन क्या होगा बताओ, कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस एक्स का क्या हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक वाई का क्या होगा 0 और कोस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स और माइनस पहले से तो ये हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, यहां से डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई और माइनस में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें और इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, तो यहाँ से हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई अपॉन कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से ये इसका मान क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान 1 हो जाएगा। तो आगे देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई -1 माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई अपॉन क्या हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस एक्स का स्क्वायर। इसको क्या नाम दे देंगे, फाई एक्स कोमा वाई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। ये जिसे अवकलन किया है, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा कैसा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला ऐसा कैसा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब क्या रखना है इसमें, एक्स के स्थान पर जेड रखना है और वाई की जगह 0 रखना है, रखो। तो यहाँ हो जाएगा देखो कोस जेड कोस हाइपरबोलिक 0 का मान कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा आपके पास कोस जेड -1 और यहाँ पे हाइपरबोलिक वाई है साइन में और साइन हाइपरबोलिक 0 का मान कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा कोस जेड -1 अपॉन में क्या हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक 0 का मान 1 होता है तो 1 माइनस कोस जेड का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे भी कर लो, चाहे माइनस कॉमन ले लो, चाहे तो इसमें माइनस कॉमन ले लो फिर कैंसिल आउट कर दो, इसमें माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या इसमें माइनस कॉमन ले लो तो ऊपर वाले में जैसे माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस जेड और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस जेड। ठीक है ना, देखो आप ऊपर वाले में से भी माइनस कॉमन ले सकते हो, नीचे वाले में माइनस कॉमन लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कोस जेड -1 का स्क्वायर, तो कोस जेड -1 लिख दो चाहे 1 माइनस कोस जेड लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास एक पावर कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 1 माइनस कोस जेड। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो अपने पास u क्या था, y के सापेक्ष अब 5 अवकलन और करना है ना, तो u बराबर क्या था बताओ 1 प्लस, एक बार देख लेते हैं क्या था, u बराबर 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक y प्लस साइन एक्स अपॉन कोस हाइपरबोलिक y माइनस कोस एक्स, यही तो था। अब आपको क्या करना है y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो डेल यू अपॉन डेल वाई क्या होगा इसका,
इस वन का क्या अवकलन होगा 0, और इसका वैसे करो नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा का ऐसा और ऊपर वाले का अवकलन। तो बताओ अब की बार किसके रिस्पेक्ट में करना, वाई के रिस्पेक्ट में। तो साइन हाइपरबोलिक वाई का होगा कोस हाइपरबोलिक वाई, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा 0, तो इसका हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस इसका हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन एक्स, ये तो ऊपर ऐसा कैसा, और नीचे वाले में किसका होगा कोस हाइपरबोलिक वाई का क्या हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक वाई, ये आपके पास हो जाएगा। तो अपन फाई जेड गोमा 0 लिख देते हैं एक बार, -1/1 माइनस कोस जेड। तो देखो क्या होगा इसका आंसर, आगे सोल्व करते हैं इसको। क्या हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस ये स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, और ये क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई अपॉन कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं कि कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है 1। कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, ये हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज होती है, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई बराबर 1 होता है। तो देखो कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई कितना हो जाएगा 1। तो देखो डेल यू अपॉन डेल वाई, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई ये 1 हो जाएगा, इसको दोनों को साथ में लिख लिया, माइनस कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई सॉरी कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई साइन हाइपरबोलिक वाई अपॉन में कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखो आगे वन माइनस कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई अपॉन कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस एक्स का स्क्वायर। इसको नाम दे दिया साइन एक्स कोमा वाई। अब एक्स के स्थान पर जेड रख दो और वाई के स्थान पर 0, तो साइन जेड कोमा 0 कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस जेड और ये 1 हो जाएगा, और साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, तो वाई के स्थान पे क्या रखोगे हाइपरबोलिक में साइन में, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, ये पद 0 हो जाएगा। नीचे आ जाएगा आपके पास क्या कोस हाइपरबोलिक 0,1 माइनस कोस जेड का स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1/1 माइनस कोस जेड। ठीक है, अब अपन क्या निकालेंगे मिलन थॉमसन रचना विधि का सूत्र लगाएंगे, तब इसका मान लिख देते हैं यहाँ पे साइड में, साइन जेड कोमा 0 कितना हो जाएगा 1/1 माइनस कोस जेड। ठीक है, अब देखो तब मिलने थॉमसन रचना विधि से मिलने थॉमसन रचना विधि से
तो मिलने टर्म्स संरचना विधि से क्या सूत्र होता है, एफ जेड इक्वल टू, कैपिटल एफ जेड लिखना है, ध्यान रखना, अपन स्मॉल एफ जेड का मान लास्ट में निकालेंगे। एफ जेड बराबर क्या हो जाएगा, फाइव जेड कोमा जीरो माइनस आयोटा साइन जेड कोमा जीरो डी जेड प्लस सी। फाइव जेड कोमा जीरो कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉन में वन माइनस कोस जेड माइनस आयोटा अपॉन में वन माइनस कोस जेड डी जेड प्लस सी। ठीक है, अब आगे देखो, इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो दोनों में माइनस कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे देखो माइनस वन में और माइनस आयोटा, तो ये आप क्या आ जाएगा, देखो ये इसको ऐसे लिख लो आयोटा। तो हम क्या करेंगे, देखो वन अपॉन वन माइनस कोस जेड, तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा माइनस वन माइनस आयोटा, और दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस वन प्लस आयोटा। भाई माइनस वन माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस दोनों में कॉमन आ जाएगा, माइनस वन प्लस आयोटा, और अंदर क्या बच जाएगा, वन अपॉन वन माइनस कोस जेड डी जेड प्लस सी। तो कैपिटल एफ जेड बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस आयोटा और वन अपॉन वन माइनस कोस जेड किसके बराबर होता है, कल हमने किया था। तो देखो वापस से कोस जेड बराबर क्या हो जाएगा, टू कोस स्क्वायर जेड माइनस वन होता है एक तो, और एक होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर जेड, कोस टू जेड के बराबर होता है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास जेड बाई टू। देखो फॉर्मूला ये होता है, कोस टू एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, और एक होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, एंगल आता है, मतलब कोस टू जेड की जगह कोस जेड है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, कोस एक्स बराबर या कोस जेड बराबर वन माइनस टू साइन स्क्वायर जेड बाई टू, जेड बाई टू हो जाता है ना। अब यहाँ पे देखो वन माइनस कोस जेड किसके बराबर हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर जेड बाई टू, तो यहाँ पे हो जाएगा टू साइन स्क्वायर जेड बाई टू डी जेड प्लस सी। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस वन प्लस आयोटा बाई टू, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर जेड बाई टू। अब देखो कल हमने देखा था कि कोस स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोट जेड होता है ना, और यहाँ पे क्या है जेड बाई टू है, तो माइनस कोट जेड बाई टू हो जाएगा, और जेड बाई टू का दोबारा करेंगे तो वन बाई टू, और इंटीग्रेशन में क्या होता है भाग लगता है, तो वन बाई टू का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। तो यहाँ से देखो एफ जेड इक्वल टू माइनस वन प्लस आयोटा अपॉन टू, कोस स्क्वायर जेड बाई टू क्या हो जाएगा, माइनस कोट जेड बाई टू, और वन बाई टू का भाग लग जाएगा प्लस सी। तो यहाँ से हो जाएगा एफ जेड बराबर, ये टू ऊपर चला जाएगा और टू से टू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो माइनस वन प्लस आयोटा कोट माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कोट जेड बाई टू प्लस सी। अब यहाँ पे देखो एफ जेड, कैपिटल एफ जेड के स्थान पर क्या था, वन प्लस आयोटा एफ जेड इक्वल टू वन प्लस आयोटा कोट जेड बाई टू प्लस सी। तो यहाँ से कैपिटल स्मॉल एफ जेड के बराबर क्या आ जाएगा, वन प्लस आयोटा का क्या लग जाएगा भाग, तो यहाँ पे हो जाएगा कोट जेड बाई टू प्लस सी अपॉन वन प्लस आयोटा, और लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा अपने पास क्या, स्मॉल एफ जेड बराबर आ जाएगा कोट जेड बाई टू प्लस सी वन, जहाँ सी वन इक्वल टू सी अपॉन वन प्लस आयोटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो शायद इसमें कंडीशन नहीं दे रखी है, आपको दे रखी है क्या, कंडीशन नहीं दे रखी है, दे रखी है कंडीशन, लिखवाई नहीं है आपको कंडीशन। देखो कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, आप क्वेश्चन में क्या लिख लेना, एक कंडीशन दे रखी है साथ में, उसी क्वेश्चन में लिख लेना एफ पाई बाई टू पर आपको वैल्यू कितनी दे रखी है, थ्री माइनस आयोटा दे रखी है,
3 माइनस आयोटा बाई 2। क्वेश्चन इसमें पूरा नहीं लिखाया हुआ है, वो देखो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन लिखा है तो उसमें गलती हो गई थी, एफ पाई बाई 2 बराबर 3 माइनस आयोटा बाई 2 नहीं लिखा है। ये कंडीशन और दी हुई है, ध्यान रखना आप, ये कंडीशन भी दी हुई है, आप लिख सकते हो क्वेश्चन में कि एफ पाई बाई 2 बराबर 3 माइनस आयोटा बाई 2 है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे क्या करेंगे अपन, जेड के स्थान पे क्या रख दो, पाई बाई 2 रख दो, पुट जेड बराबर पाई बाई 2, और जेड बराबर पाई बाई 2 पर वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 माइनस आयोटा बाई 2, 3 माइनस आयोटा अपॉन में 2। देखो मैंने क्वेश्चन जब लिखाया था उसमें ध्यान नहीं दिया था ये वाली कंडीशन कि एफ पाई बाई 2 पर वैल्यू आपको 3 माइनस आयोटा बाई 2 दे रखा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जेड के स्थान पर क्या रखना है, पाई बाई 2 रखना है, और C1 की वैल्यू निकालनी है, और C1 की वैल्यू वापस इसमें रखनी है। ठीक है, बस इतना सा काम करना है, ये आप खुद भी कर सकते हो, ये आंसर नहीं है अपना। ठीक है, यहाँ तक आंसर नहीं, आगे और होगा इसका। तो देखो एफ पाई बाई 2, जेड के स्थान पर पाई बाई 2 रख दो, तो कोट, और एफ पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, 3 माइनस आयोटा बाई 2 इक्वल टू कोट जेड बाई 4, सॉरी जेड के स्थान पर पाई बाई 2 रखना है तो पाई बाई 4 प्लस C1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, देखो लास्ट में जो लेक्चर था अपना, लास्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन करवाया था ना, ऐसा है पाई बाई 2 पर वैल्यू शायद 0 दे रखी थी उसमें, तो ऐसा क्वेश्चन करवाया हुआ है। तो 3 माइनस आयोटा बाई 2 इक्वल टू कोट पाई बाई 4 का मान 1 होता है प्लस C1। तो यहाँ से C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 बाई 2 माइनस आयोटा बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 इधर आ जाएगा माइनस का। तो C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, तो 3 बाई 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा बताओ, 1 बाई 2 माइनस आयोटा बाई 2, तो यहाँ से हो जाएगा 1 बाई 2 1 माइनस आयोटा। तो आपका एफ जेड का मान क्या हो जाएगा, तब समीकरण ए से एफ जेड इक्वल टू कोट जेड बाई 2 प्लस 1, ऐसे लिख दो चाहे इस प्रकार लिख दो, एक ही बात है, 1 बाई 2 1 माइनस आयोटा, ये आपका आंसर होगा लास्ट, ये आंसर आ रहा है क्या, 1 माइनस आयोटा बाई 2, यही आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या करना है आपको कि लास्ट मैंने ध्यान नहीं दिया, लास्ट में कंडीशन और दी हुई आपको, एफ पाई बाई 2 पर वैल्यू क्या है, 3 माइनस आयोटा बाई 2, और लास्ट लेक्चर में हमने जैसे किया था वैसे बस C1 की वैल्यू निकालनी थी और C1 की वैल्यू रखनी थी। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना, C1 की वैल्यू निकालने के बाद में जो सोल्व होते हैं ना पूरा यहाँ तक का क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे 4 क्वेश्चन जो थे इंपॉर्टेंट, वो चारों क्वेश्चन आपके हो गए, 4 क्वेश्चन थे सेम वो अपने हो गए। अब जो 4 क्वेश्चन है सेम उसको हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये जो 4 आपके सेम है इनमें से क्वेश्चन आता है, और जो आगे वाले 4 सेम है उनमें से एक क्वेश्चन पूछते हैं, या तो चाहे इसमें से पूछ लो चाहे उसमें से पूछ लो, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो इन वीडियो को ज़रूर देखें, मिस ना करें इन वीडियो को, यदि इन वीडियो को छोड़ दिया तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो देखो आगे क्वेश्चन करते हैं अपन। ये 4 क्वेश्चन एक टाइप के थे, सबका एक ही मेथड था, तो हमने सीख लिए। अब आगे लिखो अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल और क्वेश्चन साथ में ही है। आगे देखो, प्रदर्शित कीजिए कि क्वेश्चन लिख लो चाहे एग्जाम्पल लिख लो, प्रदर्शित कीजिए कि फलन एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी, जहाँ एफ जेड इक्वल टू एक्स क्यूब 1 प्लस आयोटा माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आयोटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड नॉट इक्वल टू 0। और एक कंडीशन और दे रखी है, F0 पर 0,
सतत है तथा कॉची रीमान समीकरण को मूल बिंदु पर संतुष्ट करते हैं। कॉची रीमान समीकरण को मूल बिंदु पर संतुष्ट करता है। संतुष्ट करता है, फिर भी f'0 का अस्तित्व नहीं है। फिर भी f'0 का अस्तित्व नहीं है। तो देखो ये क्वेश्चन अपना, अब जो 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये 4 क्वेश्चन आपके एक तरीके के हैं, सेम टू सेम एक ही तरीके के हैं, और कैसे इनको सोल्व करते हैं वो हम अभी सीखते हैं। तो देखो क्या दे रखा है, प्रदर्शित कीजिए कि फलन f(z) बराबर u प्लस आयोटा v, जहाँ f(z) इक्वल टू x क्यूब 1 प्लस आयोटा माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आयोटा z इक्वल z नॉट इक्वल टू 0, z नॉट इक्वल टू 0 होता है, f(z) का मान ये होता है। और f(0) बराबर आपको क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। f(0) बराबर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। सतत है तथा कॉची रीमान समीकरण को मूल बिंदु पर संतुष्ट करता है, फिर भी f'0 का अस्तित्व नहीं है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता f'0। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपको ये सिद्ध करना है कि सतत है, कंटिन्यूस अपने को बताना है। तो कंटिन्यूस सिद्ध करने के लिए देखो सबसे पहले जो अपने पास f(z) दिया है उसको कैसे सोल्व करेंगे। जो भी अपने पास f(z) दे रखा है उसमें हम क्या करेंगे, f(z) के बराबर क्या लिख सकते हैं, ux, y प्लस आयोटा vx, y, ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे f(z) के बराबर में पद है। देख लो जो तरीका होता है इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का सबका एक ही होगा। कैसे सोल्व करते हैं एक बार सीख गए तो आप सारे क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हो। तो देखो अब इसमें क्या करेंगे कि इसका वास्तविक भाग और इसका वास्तविक भाग कंपेरिजन कर लेंगे। तो इसका वास्तविक भाग कुछ भी आ गया जैसे मान लो, और इसका वास्तविक भाग आ गया कुछ भी, जो भी हम सोल्व किए वो आ गया यहाँ से, ठीक है। अब आपको बताना है कि z नॉट इक्वल टू 0 पर सतत बताना है, और एक इस कंडीशन पर आपको सतत बताना है। तो z नॉट इक्वल टू 0 है मान लो, तो z नॉट इक्वल टू पे ये फंक्शन जो दिया हुआ आएगा आपका कौन सा भाग आएगा, रेशनल फंक्शन ही तो आएगा इसमें। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे जो फंक्शन आएगा वो रेशनल टाइप से आएगा। और अपन जानते हैं कि जब z का मान नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये जो ux, y और vx, y है ये कौन से फलन होंगे, रेशनल फंक्शन होंगे, परमेय फलन होंगे। और परमेय फलन क्या होते हैं, सर्वत्र सतत होते हैं z नॉट इक्वल टू 0 पर, क्योंकि नीचे वाला जो मान है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और उसके बाद में ये फंक्शन क्या होते हैं, सतत होते हैं। जैसे देखो u/v है, ये फंक्शन है वो एवरीवेयर कंटिन्यूस कब होगा, जब v का मान नॉट इक्वल टू 0 होगा, और सारे बिंदुओं पर क्या होगा, ये कंटिन्यूस ही होगा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें जो नीचे वाला पद है इसके बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और सब जगह ये क्या होगा, सतत होगा। अब देखो यहाँ पे z नॉट इक्वल टू 0 पर ux, y और vx, y दोनों क्या होंगे, रेशनल फंक्शन होंगे। और रेशनल फंक्शन क्या होते हैं, एवरीवेयर कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर को छोड़कर सब जगह ये होते हैं एवरीवेयर कंटिन्यूस। फिर अपने को बताना है कि z यदि मान लो इक्वल टू 0 है, z क्या है, इक्वल टू 0 है, तो z इक्वल टू 0 है यहाँ पे, तो f(0) का मान कितना दे रखा अपने को, 0। और 0 फंक्शन क्या होता है, अचर फलन है, और अचर फलन तो हमेशा क्या होते हैं, सतत होते हैं, तो इसको अपन सतत बता दिया। अब आपके यहाँ तक का इक्वेशन कंप्लीट हो गया। तथा कॉची रीमान समीकरण को मूल बिंदु पर संतुष्ट करता है। इसको करने का तरीका क्या है, इससे अपन को ये दिखाना है कि कॉची रीमान समीकरण जो डेल यू अपॉन डेल एक्स वो डेल बी अपॉन डेल वाई के बराबर होगा, और डेल यू अपॉन डेल वाई है वो किसके बराबर होगा, माइनस में डेल बी अपॉन डेल एक्स। देखो ये जो अपन फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसलिए आपको नया सा लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ ये गारंटी ले सकता हूँ कि जब आपके ये चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए तो आप खुद भी इनको समझ जाओगे, और इनको खुद को आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ आपसे। एक बार आप समझ लो जितना आपके समझ में आता है। तो देखो कॉची रीमान समीकरण यहाँ तक हो जाएगी, ये कॉची रीमान समीकरण संतुष्ट कराना है। फिर आपको बोला है कि फिर भी f'0 का अस्तित्व नहीं है, मतलब आपको क्या देखना है
इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, और डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करना बताया था मैंने, और किस पॉइंट पर चेक करना है, 0 पर चेक करना है। और 0 पर चेक करने की क्या डेफिनेशन होती है डिफरेंशिएबिलिटी, जेड नोट जेड टेन टू जेड नोट एफ जेड, जिस पॉइंट पर अपने को चेक करना होता है ये परिमित रूप से और अद्वितीय रूप से क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। अब अपने को ये देखना है कि यदि जेड है वो मान लो जेड नोट की तरफ जाता है, यहाँ मान लो कोई बिंदु है वो जेड नोट की तरफ जाता है, जिस भी बिंदु पर अपने को देखना है उस बिंदु से उसकी ओर जा रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई बिंदु है और यहाँ से अपन जा रहे हैं, तो इस बिंदु पर अपन एक तो एक्स के अनुदिश जा सकते हैं, एक वाई एक्स के अनुदिश जा सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन के अनुदिश, एक कोई कर्व के अनुदिश जा सकते हो। यदि हमने जो पथ लिए उन पथों से मान यदि सब जगह सेम आता है तब हम उसको क्या कहते हैं, डिफरेंशिएबल कहते हैं, अदरवाइज उसको डिफरेंशिएबल नहीं कहते। मान लो एक्स के अनुदिश गए तब मान इसका कितना आया, 1 आ गया, वाई एक्स के अनुदिश गए मान तब 1 आ गया, और इस स्ट्रेट लाइन के अनुदिश गए तब मान लो 0 आ गया या 2 आ गया, तब आप उसको डिफरेंशिएबल नहीं कहोगे। तीनों से मान एक तो परिमित आना चाहिए और एक क्या आना चाहिए, अद्वितीय आना चाहिए। जब मैंने डेफिनेशन लिखाई थी डिफरेंशिएबिलिटी की, उसमें नीचे क्या लिखाया था, परिमित व अद्वितीय रूप से विद्यमान, यूनिक रूप से क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, तब हम उसको क्या कहते हैं, डिफरेंशिएबल कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा ये सारी स्ट्रक्चर। देखो सबसे पहले करते हैं अपन स्टार्टिंग से, लिखते हैं इसको एफ जेड बराबर यू प्लस आइटा वी के फॉर्म में। देखो एफ जेड बराबर क्या दे रखा अपने को, एक्स क्यूब 1 प्लस आयोटा माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आयोटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एफ जेड बराबर ये दे रखा है आपको, एक्स क्यूब 1 प्लस आयोटा माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आयोटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो एफ जेड बराबर क्या होता है, यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, एक्स क्यूब प्लस आयोटा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस आयोटा वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई इक्वल टू, देखो अब रियल पार्ट को अलग कर लेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये रियल पार्ट है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा वाले पार्ट को अलग कर लेंगे, आयोटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया अपना आयोटा वाला पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, एफ जेड को बराबर में लिख लिया, यहाँ पे एफ जेड को लिख सकते हैं यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई इक्वल टू ये वाला पद, यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई। यहाँ से रियल पार्ट को अलग कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर कंपेरिजन करेंगे हम, रियल पार्ट के बराबर ये वाला पार्ट, इमेजिनरी पार्ट के बराबर ये वाला पार्ट। ठीक है, अब आगे देखो, वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर करो, यू एक्स कोमा वाई बराबर तो क्या हो गया अपने पास, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वी एक्स कोमा वाई बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वास्तविक भाग हो गया, ये आपका काल्पनिक भाग हो गया। अब देखो आपको बताना है सतत फलन बताना है, सबसे पहली कंडीशन आपको बताना है कि सतत है या नहीं है। तो सतत बताने के लिए क्या करेंगे, जब जेड का मान नॉट इक्वल टू 0 होगा, भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, भाई जेड बराबर क्या होता है एक्स प्लस आयोटा वाई,
और x प्लस आयोटा वाई का यदि अपन मॉडुलस निकाले तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट है वो रेशनल, ये दोनों पार्ट कौन से हैं, रेशनल फंक्शन है। और रेशनल फंक्शन क्या होता है, डिनोमिनेटर को छोड़कर सब जगह क्या होते हैं, एवरीवेयर कंटिन्यूस। तो लिखेंगे यहाँ पे जब z नॉट इक्वल टू 0 तब u व v परिमेय फलन है जो कि सर्वत्र सतत है। ठीक है, लेकिन जब z बराबर 0 हो गया तब z बराबर मान लो 0 हो गया, ये ऐसे लिख लेंगे जब z बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं z नॉट इक्वल टू 0 पर, यहाँ से भी लिख सकते हो। और ये वाली जो कंडीशन है इसमें आपके z नॉट इक्वल टू 0 पे ये है z नॉट इक्वल टू 0 पर तब u एक्स वाई और v एक्स कोमा वाई इसके बराबर है। लेकिन जब z बराबर 0 आ गया तब z बराबर 0 आ गया तो f0 बराबर क्या है, 0, जो कि अचर पद है। अतः सर्वत्र सतत होगा। सर्वत्र सतत होगा। ठीक है, z नॉट इक्वल टू 0 पर u एक्स कोमा वाई ये होगा और v एक्स कोमा वाई ये होगा। और z नॉट इक्वल टू 0 पर u एक्स वाई और v एक्स वाई दोनों क्या है, परिमेय फलन है जो कि सर्वत्र सतत होते हैं। और z यदि बराबर 0 हो गया तब f0 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई z बराबर 0 का मतलब क्या होता है, z बराबर 0 का मतलब होता है x प्लस आयोटा वाई प्लस 0। तो x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0, और x बराबर 0 और y बराबर 0 के सब 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई मान दे रखे ना आपको f0 बराबर 0, और जो कि क्या अचर है, अतः सर्वत्र सतत होगा। ठीक है, तो ये अपने सबसे पहले कंडीशन बता दी कि z का मान नॉट इक्वल टू 0 होगा तब ये u और v फंक्शन है वो आपका क्या होगा, सतत होंगे। और f0 बराबर 0 है तब भी ये फंक्शन क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, अब आप क्या बताओगे, अब आपको मूल बिंदु पर कौशी-रीमान समीकरण संतुष्ट करवानी है। तो पहले तो आपको मूल बिंदु पर कौशी-रीमान समीकरण का फॉर्मूला पता होना चाहिए और फिर आपको कौशी-रीमान समीकरण पता होना चाहिए। तो देखो कौशी-रीमान समीकरण क्या होती है, कौशी-रीमान समीकरण होती है डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस में डेल वी अपॉन डेल एक्स होती है। और मूल बिंदु पर आपको कौशी-रीमान समीकरण बतानी है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का क्या फॉर्मूला होगा मूल बिंदु पर, लिमिट एक्स टेंस टू 0 यू एक्स कोमा 0 माइनस यू 0 कोमा 0 अपॉन एक्स माइनस 0, ये फॉर्मूला होता है आपका एक्स माइनस 0। तो यहाँ पे देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स यदि मूल बिंदु पर आपको कौशी-रीमान समीकरण बताना है या डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान बताना है तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 यू एक्स कोमा 0 माइनस यू 0 कोमा 0 अपॉन एक्स माइनस 0। तो बताओ डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा बताओ, लिमिट वाई टेंस टू 0 यू 0 कोमा वाई माइनस यू 0 कोमा 0 अपॉन वाई, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, यहाँ पे वाई हो जाएगा। तो ये जो चारों फॉर्मूले हैं वो लिखेंगे अपन और चारों फॉर्मूले लिखने के बाद में कंडीशन सेटिस्फाई करवाना है। ठीक है, तो देखो ठीक है, अब देखो मूल बिंदु पर
कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट करानी है। तो मूल बिंदु पर डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यू एक्स कोमा जीरो माइनस यू जीरो कोमा जीरो अपॉन एक्स। ये फॉर्मूला होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यू एक्स कोमा जीरो माइनस यू जीरो कोमा जीरो अपॉन एक्स। मूल बिंदु पर जब आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है तब ये फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यू एक्स कोमा जीरो माइनस यू जीरो कोमा जीरो अपॉन में एक्स। तो देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अब आपके पास देखो यू एक्स कोमा वाई किसके बराबर था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वी एक्स कोमा वाई बराबर किसके था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके बराबर था ना। तो यहाँ से मान निकालो यू एक्स कोमा जीरो का मतलब है कि एक्स के स्थान पर तो एक्स रखना है और वाई के स्थान पर जीरो। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जीरो। तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो गया, एक्स के बराबर हो गया। तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास एक्स, ठीक है। यू जीरो कोमा जीरो निकालना है तो एक्स के स्थान पर जीरो और वाई के स्थान पर जीरो, जीरो माइनस जीरो, जीरो प्लस जीरो, जीरो आ गया। तो ये आ गया आपके पास जीरो अपॉन एक्स इक्वल टू आ गया वन, ठीक है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान ये आ गया आपके पास। अब आपको निकालना है क्या, डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई। देखो डेल यू अपॉन डेल वाई क्या होगा, लिमिट वाई टेंस टू जीरो यू जीरो कोमा वाई माइनस यू जीरो कोमा जीरो अपॉन वाई, ठीक है। तो देखो क्या निकालना है, यू जीरो कोमा वाई निकालना है। तो देखो एक्स के स्थान पर क्या रख दो जीरो और वाई के स्थान पर वाई रख दो। तो निकालो, देखो यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो माइनस वाई क्यूब अपॉन जीरो प्लस वाई स्क्वायर। तो माइनस वाई क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर किसके बराबर हो गया, माइनस वाई के। तो लिमिट, तो माइनस वाई और ये जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस वन। डेल वी अपॉन डेल एक्स किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वी एक्स कोमा जीरो माइनस वी जीरो कोमा जीरो अपॉन एक्स। अब आपको वी वाले फंक्शन में निकालना है। तो देखो वी एक्स कोमा वाई किसके बराबर था आपके पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो निकालो वी एक्स कोमा जीरो निकालेंगे ना तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ गया एक्स। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स माइनस जीरो अपॉन में एक्स वन, ठीक है। डेल वी अपॉन डेल वाई और निकाल लो। लिमिट वाई टेंस टू जीरो वी जीरो कोमा वाई माइनस वी जीरो कोमा जीरो अपॉन वाई। लिमिट, अब देखो वी जीरो कोमा वाई कितना होगा बताओ, यहाँ से एक्स का मान जीरो और वाई का मान वाई रख दो। तो वाई क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर, तो आ जाएगा वाई माइनस जीरो अपॉन वाई, यहाँ पे आ गया वन। अब देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आई है अपने पास, वन। डेल यू अपॉन डेल वाई किसके बराबर आया, माइनस वन। डेल वी अपॉन डेल एक्स किसके बराबर आया, वन। और डेल वी अपॉन डेल वाई किसके बराबर आया, वन। तो देखो कौशी रीमान समीकरण क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स तो डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर और इन दोनों में माइनस का डिफरेंस होना चाहिए। तो कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट हो गई। अतः डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई
एंड डेल यू अपॉन डेल वाई किसके बराबर हो गई, देखो डेल यू अपॉन डेल वाई किसके बराबर हो गया, माइनस में डेल यू अपॉन डेल एक्स। अतः एफ जेड मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट करता है। तो ये हो गया अपने पास दूसरा पार्ट, मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट करता है। अब आपको बोला है कि एफ डैश जीरो का अस्तित्व नहीं है, फिर भी क्या है, एफ डैश जीरो का अस्तित्व नहीं है। तो अब अपन क्या चेक करेंगे, अवकलनीयता, डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, देखो डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो आपको डिफरेंशियबिलिटी किस पॉइंट पर चेक करनी है, जीरो पर, क्योंकि आपको बोला है कि एफ डैश जीरो का अस्तित्व नहीं है, तो जीरो पॉइंट पर। तो आपको पता है कि एफ डैश जेड की क्या डेफिनेशन होती है, किसी पॉइंट पर एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली एंड यूनिकली। ये डेफिनेशन होती है किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का फॉर्मूला। ठीक है, आपको चेक किस पे करनी है, जीरो पे चेक करनी है, तो लगाओ पॉइंट रखो इसमें, एफ डैश जीरो इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड माइनस जीरो। ठीक है, अब देखो एफ जेड की जो वैल्यू दे रखी है वो है ही अपने को, एफ जीरो की वैल्यू जीरो दे रखी है और जेड की वैल्यू आपको पता ही होती है क्या, तो रखो इसमें, देखो लिमिट जेड टेंस टू जीरो, एफ जेड की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो आपको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस आयोटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दे रखी है। और एफ जीरो की वैल्यू जीरो और अपॉन में क्या दे रखी है, वन अपॉन, इसको ऐसे लिख दो, वन अपॉन में है ना, तो वन अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई, वन अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई। जेड के स्थान पर क्या लिखेंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई। अब देखो अपने पास ये मान आ गया, अपने को पता है कि जब जेड को जीरो की ओर जाना है तो अपन किन किन पथों से जा सकते हैं, जब जेड को शून्य की ओर अग्रसर होना है, जब जेड को शून्य की ओर अग्रसर होना है तो अपन किन किन पथों का चूज कर सकते हैं, एक तो अपन क्या जा सकते हैं, एक्स एक्स के अनुदिश, एक वाई एक्स के अनुदिश, दो तो ये पथ हो गए, एक अपन स्ट्रेट लाइन से जा सकते हैं और एक अपन कोई कर्व से जा सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, एक तो अपन एक्स एक्स के अनुदिश मान निकालेंगे, एक वाई एक्स के अनुदिश मान निकालेंगे और एक स्ट्रेट लाइन के अनुदिश मान निकालेंगे। यदि तीनों मानों से, तीनों मानों, जो भी तीन मान होंगे वो तीनों मान यदि यूनिक आएंगे तब अपन कहेंगे कि एफ डैश जीरो का अस्तित्व है, अदरवाइज एफ डैश जीरो का अस्तित्व नहीं है। तो देखो केस फर्स्ट, जब जेड शून्य की ओर अग्रसर, व्हेन जेड टेंड्स टू जीरो अलोंग टू एक्स एक्सिस, जब जेड शून्य की ओर अग्रसर एक्स एक्स के अनुदिश हो, इसको समीकरण एक दे देंगे। तब एक्स एक्स के अनुदिश होगा, तब वाई कितना होगा, जीरो, क्योंकि एक्स एक्स पर क्या होता है, वाई जीरो होता है। देखो एक तो मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा, एक और मैं एक आपको तरीका बताऊंगा इसको निकालने का, देखना लास्ट में बताऊंगा वो, पहले ये करेंगे अपन फिर उससे। तब समीकरण एक से एफ डैश जीरो का मान यहाँ से हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो यहाँ बचेगा एक्स क्यूब, यहाँ बचेगा आयोटा एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या, वाई स्क्वायर के स्थान पर जीरो आ गया, तो ये हो गया अपने पास
एक्स क्यूब प्लस आयोटा एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन में एक्स, ये बच गया। तो यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स क्यूब कॉमन 1 प्लस आयोटा अपॉन में एक्स क्यूब, तो ये कैंसिल आउट। तो यहाँ इसमें लिमिट एक्स है नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। तो ये समीकरण हो गई 2। तो इससे मान कितना आ गया, 1 प्लस आयोटा। ठीक है। अब केस सेकंड, जब z 0 की ओर अग्रसर y x के अनुदिश हो, y x के अनुदिश हो, तब x बराबर क्या हो जाएगा, 0। तब समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से। ठीक है। तो बताओ समीकरण 1 क्या हो जाएगी, एफ डैश 0 इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 0। अब की बार क्या करना है, एक्स के स्थान पर 0 रखना है। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस वाई क्यूब प्लस आयोटा वाई क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा वाई। ठीक है। देखो इस समीकरण 1 को मैं नहीं मिटाता हूँ, क्योंकि अपने को जो अगला पद लेंगे वो उसमें काम आएगी। तो अपन यहाँ से मिटा देते हैं इसको, ठीक है ना, इसको लिखा हुआ रहने देते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर वापस लिखनी पड़ेगी समीकरण 1 अपने को। आगे का जो पार्ट है वो आपका कहाँ से है, यहाँ से है। ठीक है ना। तो एफ डैश 0 का कितना हो जाएगा अपने पास, लिमिट y टेंस टू 0, यहाँ कितना हो जाएगा वाई क्यूब आयोटा माइनस 1 अपॉन आयोटा वाई क्यूब। तो वाई क्यूब से तो वाई क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा लिमिट y टेंस टू 0 आयोटा माइनस 1 अपॉन आयोटा। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास, देखो अलग अलग करेंगे, आयोटा अपॉन में आयोटा तो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा। 1 अपॉन आयोटा क्या होता है, ऊपर नीचे आयोटा से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा आयोटा, आयोटा स्क्वायर आयोटा, और ये -1, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा। और यहाँ पे क्या था, माइनस था पहले से, तो ये हो जाएगा आपका प्लस। ये हो जाएगी समीकरण संख्या 3। ठीक है। कुछ नहीं किया, अलग अलग कर लिया। आयोटा अपॉन में आयोटा 1 हो गया, और 1 अपॉन आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा, तो प्लस आयोटा हो गया। ठीक है। केस थर्ड देखो, केस थर्ड क्या हो जाएगा, जब z 0 की ओर अग्रसर। देखो अपन क्या कर रहे हैं कि दो पद से तो मान सेम आ गया, एक पद और ले लेते हैं। यदि एक पद से और मान सेम आ जाता है तब अपन इस मान को क्या कह देंगे, अद्वितीय मान है। ठीक है। जब z 0 की ओर अग्रसर, अपने को पता है कि z 0 की ओर अग्रसर x के अनुदिश जा सकता है, y x के अनुदिश जा सकता है, कोई कर्व के अकॉर्डिंग जा सकता है, कोई एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग भी जा सकता है। तो आपको पता है कि मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y इक्वल टू एक्स mx होता है, या y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स से अपन और देख लेते हैं, 0 की ओर अग्रसर y इक्वल टू एक्स से y इक्वल टू एक्स से और कर लेते हैं, y एक्स के y बराबर एक्स के अनुदिश हो, है ना। तब देखो, तब समीकरण 1 से y इक्वल टू क्या रख दो, एक्स रख दो, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे क्या रख दो, एक्स रख दो। तो एफ डैश 0 बराबर क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस आयोटा एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स प्लस आयोटा एक्स। लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये 0 हो गया, ये हो गया अपने पास 2x क्यूब, तो 2 आयोटा एक्स क्यूब, और ये हो गया 2x स्क्वायर, और 1 अपॉन में क्या है साथ में x कॉमन 1 प्लस आयोटा। ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं।
तो देखो समीकरण 1 से मान क्या आया था अपने पास, 1 प्लस आयोटा आया था ना, और समीकरण 2 से कितना आ गया, 1 प्लस आयोटा आ गया, यही तो आया था अपने पास समीकरण। हाँ दोनों मान सेम आ गए, ठीक है। अब देखो इससे मान और देखते हैं क्या आता है, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ से 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया x क्यूब भी कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास क्या बचा, आयोटा अपोन में 1 प्लस आयोटा, आयोटा अपोन में 1 प्लस आयोटा। तो इसको रेशनलाइज कर देते, आयोटा 1 प्लस आयोटा इंटू में कर देते 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। लिमिट का कोई रोल नहीं है, क्यों, क्योंकि x का टर्म्स नहीं है अपने पास, है ना। तो ये हो जाएगा आयोटा 1 माइनस आयोटा, और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ना, तो आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये तो 1 हो गया, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, तो आयोटा -1, भाई आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस -1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा अपॉन में 2। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1 प्लस आयोटा बाई 2। तो अपने को पता है कि एफ डैश 0 का मान अद्वितीय नहीं है, क्यों, समीकरण 2 से 1 प्लस आयोटा आया, समीकरण 3 से 1 प्लस आयोटा आया, और समीकरण 4 से क्या आया, 1 प्लस आयोटा बाई 2 आया। चूंकि ये लिख देंगे लास्ट में, चूंकि यह अतः एफ डैश 0 का मान अद्वितीय नहीं है, अतः एफ डैश 0 का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले सतत बताया, सबसे पहले कंटिन्यूस बताया, और कंटिन्यूस के बाद में हमने क्या बताया, मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट किया, और फिर आपको बताया कि एफ डैश 0 का अस्तित्व नहीं है। तो हमने क्या किया, डिफरेंशियबिलिटी चेक की। अब डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए क्या होता है कि अपन पथ मार्ग लेते हैं, पथ या मार्ग लेते हैं, तो हम एक्स के अनुदिश गए, वाई एक्स के अनुदिश गए, और एक स्ट्रेट लाइन से वो देखा कि इससे मान कितना आता है। यदि तीनों से मान यदि सेम आता, अद्वितीय आता और फाइनाइट आता, तब अपन कह देते कि एफ डैश से जो भी पॉइंट दिया है उस पर मान अद्वितीय है और उसका अस्तित्व है। ठीक है, लेकिन हमने देखा यहाँ से 2 और 3 समीकरण से तो मान सेम है, लेकिन 4 समीकरण से क्या है, मान डिफरेंट आ गया, अतः एफ डैश 0 का मान अद्वितीय नहीं हुआ, और अद्वितीय नहीं हुआ तो अतः एफ डैश 0 का अस्तित्व नहीं है। ये लिख सकते हो आगे, और तथा जबकि मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट होती है, तथा एफ जेड मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट करता है। ये बात लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन हमने वहाँ पे लिख दी ना, जब वहाँ पे अपन कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट करी थी वहाँ पे लिख दी थी, और लास्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जबकि लिखो, जबकि एफ जेड मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट होती है, ठीक है, फिर भी एफ डैश 0 का अस्तित्व नहीं है, या तो पहले लिख दो या बाद में लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, और बाकी के जो बच्चे इसके 2 से 3 क्वेश्चन और हैं, और वो 2 से 3 क्वेश्चन आपके अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे, या उससे अगले लेक्चर में। आपके अभी इस यूनिट में, यूनिट फर्स्ट में अभी 2 से 3 लेक्चर और आने बाकी है, और फिर आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताएं, शेयर करें उनके साथ, और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।